जीएस फॉर ऑल के इतिहास की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज आइए हम बहमनी साम्राज्य को शुरू करते हैं, जो कि दक्षिण भारत का ही एक राज्य है, जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय 14वीं शताब्दी में अस्तित्व में आया था। तो आइए देखते हैं बहमनी राज्य 1347 से लेकर 1686 तक के इसका कालखंड है। और ये देखा जाए तो इसकी स्थापना अलाउद्दीन हसन बहमन शाह या हसन गंगू के द्वारा 1347 ईस्वी में कर्नाटक के क्षेत्र में की जाती है। और ये देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ये दिल्ली सल्तनत पर इस समय मोहम्मद बिन तुगलक का शासन रहता है। और यह गुलबर्गा यानी कर्नाटक को अपनी राजधानी बनाई थी और इसकी भाषा मराठी थी। और अपने साम्राज्य को अलाउद्दीन हसन बहमन शाह उर्फ हसन गंगू ने 4 तरफ यानी प्रांतों में बांटा था। और देखिए क्या है, गुलबर्गा, दौलताबाद, बराड़ और बीदर, जिसमें आप समझ सकते हैं बराड़ का इलाका विदर्भ का इलाका कहलाता है, मतलब नागपुर और उसके आसपास का क्षेत्र, मतलब इसमें छत्तीसगढ़ भी सटा हुआ होता है। और वर्तमान में ये है बराड़ का इलाका। और बीदर का जो क्षेत्र है वह कर्नाटक का ही क्षेत्र है। गुलबर्गा भी कर्नाटक है और दौलताबाद महाराष्ट्र का, देवगिरी आपने देखा ही था। और इसकी मृत्यु 11 फरवरी 1358 ईस्वी को हो जाती है। देखा जाए तो अलाउद्दीन बहमन शाह एक कुशल प्रशासक, योद्धा और राज्य का निर्माता भी था। और इसके बाद इसका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बना। सबसे पहले बारूद का प्रयोग इसी के काल में बुक्का प्रथम के विरुद्ध हुआ है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में बारूद का पहले प्रयोग किसके काल में हुआ था? तो अगर रिकॉर्डेड देखा जाए तो मोहम्मद शाह प्रथम के काल में हुआ था। लेकिन यदि प्रश्न में मोहम्मद शाह प्रथम ना देकर अलाउद्दीन हसन बहमन शाह रहे तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह होगा। लेकिन दोनों नहीं रहेंगे, बल्कि दोनों में से कोई एक ही पूछा जाएगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा। बहमनी साम्राज्य के कुछ शासकों को देखिए। इसमें हसन गंगू है, 1347 से लेकर 1358 तक के इसका शासन रहा। और उसके बाद देखिए मोहम्मद शाह आए, फिर दाऊद प्रथम आया, फिर मोहम्मद शाह द्वितीय आया, ताजुद्दीन फिरोज आया और शिहाबुद्दीन अहमद आया, फिर अलाउद्दीन अहमद, शमसुद्दीन मोहम्मदीन। मतलब कहा जा सकता है कि बहमनी साम्राज्य में कुल 14 शासक आए, कहीं कहीं दे दिया जाता है 16 शासक भी आए। तो यह ध्यान में रखिए। जिसमें हम महत्वपूर्ण शासक के विषय में देखेंगे, जिसमें हसन गंगू का आप ध्यान में रखिएगा, एक बारूद का प्रयोग किया था मोहम्मद शाह ने, इसका भी ध्यान रखिएगा। और देखिए एक तीसरा जो हमको ध्यान रखने योग्य शासक है ताजुद्दीन फिरोज है, जिसका कालखंड 1397 से लेकर 1422 तक है। इसको हम अभी फिलहाल देखते हैं। तो आइए ताजुद्दीन फिरोज को देखते हैं। तो ताजुद्दीन फिरोज ने भीमा नदी के तट पर, भीमा नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है और यह कर्नाटक और महाराष्ट्र से होकर गुजरती है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना ताजुद्दीन फिरोज ने की थी। यह खगोल विज्ञान को प्रोत्साहन देता था, यानी एस्ट्रोलॉजी को। और दौलताबाद के समीप एक वेधशाला भी बनवाया था। तो ध्यान रखिएगा, दौलताबाद जो देवगिरी का नाम है, महाराष्ट्र में पड़ता है, यहाँ एक वेधशाला का निर्माण ताजुद्दीन फिरोज के द्वारा किया गया था। आगे देखिए, ताजुद्दीन जो फिरोज था वो फारसी, अरबी, तुर्की के अतिरिक्त कन्नड़, तेलुगु और मराठी भाषा का भी ज्ञाता था, यानी एक विद्वान शासक था। और राज्य प्रशासन में बड़ी संख्या में फिरोज ने हिंदुओं की नियुक्ति की। तो यह इसके शासन ने की विशेषताओं में गिनी जाती है। यह मुस्लिम होते हुए भी हिंदू प्रशासकों को योग्यता के आधार पर नियुक्त किया था। और देखिए, चौल और दभोल इस समय के प्रमुख बंदरगाह थे, तो इसको चौल और दभोल का भी नाम ध्यान में रखिए। और शिहाबुद्दीन अहमद ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर में स्थानांतरित की एवं में बीदर का नाम मोहम्मदाबाद रखा था। तो याद रखिएगा, शिहाबुद्दीन अहमद का नाम एक है जिसने गुलबर्गा से बीदर अपनी राजधानी की थी। देखिए शिहाबुद्दीन अहमद, इसका कालखंड है 1422 से लेकर 36 तक। और फिर एक जो याद रखने लायक है ये है शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय, यानी मोहम्मद तृतीय का नाम भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, काहे कि इसी के काल में एक योग्य प्रधानमंत्री बना था महमूद गवा।
जिस कहा जाता है कि यह ईरानी मूल का था। मोहम्मद तृतीय के समय, जिसका कालखंड 1463 से 1482 है, और इस समय बहमनी साम्राज्य में देखा जाए तो अफाकी मुसलमान, मतलब बाहर से आए हुए जो विदेशी मुसलमान हैं, जिसमें खासकर शिया होते थे, और दक्कनी मुसलमान जिसमें ज्यादातर सुन्नी होते थे, तो उनके बीच संघर्ष का दौर प्रारंभ हो गया था। तो कहा जाता है कि मोहम्मद तृतीय के काल में जो ख्वाजा जहां की उपाधि धारण कर महमूद गवां, जो ईरानी था यानी अफाकी मुसलमान था, प्रधानमंत्री बना। और बाद में इन दोनों की लड़ाई का, मतलब अफाकी मुसलमान यानी विदेशी मुसलमान और दक्कनी मुसलमान, दोनों के बीच दरबार में गुटबंदी हुई, और इसी का शिकार जो है मोहम्मद गवां बन गया। तो जिसके कारण कहा जाता है तो 73 वर्षीय मोहम्मद तृतीय के आदेश से गवां की हत्या कर दी जाती है। इस प्रकार आपने देखा, दरबार में हुई गुटबंदी का शिकार महमूद गवां हो जाता है, और मोहम्मद तृतीय ने इस 70 वर्षीय महमूद गवां को फांसी पर चढ़वा दिया था। तो अब देखिए यहाँ महमूद गवां की कुछ उपलब्धियां। महमूद गवां ने बीदर में एक मदरसा यानी विश्वविद्यालय बनवाया, और यह भवन 3 मंजिला था। इसमें 1000 अध्यापक और विद्यार्थी रह सकते थे। भोजन और कपड़ा राज्य की ओर से मुफ्त अनुदान के रूप में दी जाती थी। और देखिए, रियाज उल ईशा रियाजुल ईशा नाम से महमूद गवां के पत्रों का संकलन है, तो ये भी ध्यान में रखिए, रियाज उल ईशा का। तो जानते हैं जैसे ईशा होता है, दीवाने ईशा आपने पढ़ा था, पत्राचार विभाग होता था दिल्ली सल्तनत में। 1470 ईस्वी में निकितीन यानी रूसी यात्री बहमनी साम्राज्य की यात्रा मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में किया। जैसा कि आप जानते हैं 1463 से 82 है, और निकितीन जो आया था रूसी यात्री, वह 1470 में आया था। तो यानी बहमनी साम्राज्य की यात्रा निकितीन के द्वारा महमूद तृतीय के समय किया गया था। और देखिए, बीजापुर गुलबर्गा के महत्वपूर्ण तरफों में से एक था। जो बीजापुर है, बीजापुर का यह है जो क्षेत्र है, ये आपे कर्नाटक का क्षेत्र है, और यह कहा जाता है कि महत्वपूर्ण प्रांत के रूप में बीजापुर का स्थान था, और महमूद गवां बीजापुर का ही गवर्नर था, ये भी आप ध्यान रखिए। और कलीमुल्ला बहमनी वंश का अंतिम शासक था। इसी की मृत्यु के बाद बहमनी साम्राज्य 5 भागों में बढ़ गया। तो एक कलीमुल्ला का नाम याद रखिए, यह अंतिम बहमनी शासक था, जिसकी मृत्यु के बाद बहमनी साम्राज्य 5 भागों में बटा। इसमें आप ध्यान रखिएगा, बीजापुर है, अहमदनगर है, बड़ाड़ है, गोलकुंडा है और बीदर है। तो अभी बीजापुर देखा जाए तो यह कर्नाटक में है, और अहमदनगर महाराष्ट्र का क्षेत्र है, और बड़ाड़ को देखा जाए, या इसको बिराड़ जैसा उच्चारण आप कीजिए, यह नागपुर और आसपास का क्षेत्र है, यानी विदर्भ का क्षेत्र है, कह सकते हैं आप। यह भी महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ का भाग है ये। और गोलकुंडा जो आपको पड़ेगा वो हैदराबाद में पड़ेगा, और बीदर का जो क्षेत्र है यह भी कर्नाटक का क्षेत्र है। ये जो 5 स्वतंत्र राज्य हुए हैं, इसकी स्थापना कब और किसके द्वारा की गई है, इसको देखा जाए तो पहला देखिए, बीजापुर जो कि आप देख रहे हैं आदिल शाही वंश है, तो इसकी स्थापना यूसुफ आदिल शाह के द्वारा 1479 में की गई थी। और अहमदनगर जो महाराष्ट्र में है, इसमें निजाम शाही की स्थापना मलिक अहमद के द्वारा 1490 ईस्वी में की गई। और बड़ाड़ की जो इमाद शाही वंश है, उसकी स्थापना फतेहुल्लाह इमाद शाह के द्वारा 1490 में ही की गई थी। और गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना कुली कुतुब शाह द्वारा 1512 में किया गया। और बीदर में देखा जाए तो बरीद शाही की स्थापना अमीर अली बरीद द्वारा 1526 ईस्वी में किया गया है। तो ये स्थापना और या तो वर्ष से, खासकर कौन संस्थापक है और कौन सा वंश है, इसी को मिलाने देता है। ज्यादातर कम ही एग्जाम में डेट पूछी जाती है, इसलिए आप इसको मिलाने के लिए ध्यान में रखिए। ये देखते हैं बहमनी साम्राज्य के प्रशासन को। तो मोहम्मद शाह प्रथम के मंत्री सैफुद्दीन गौरी ने केंद्रीय प्रशासन को कुछ विभागों में बांटा था। तो देखिए, कई विभागों में बांटा, और 8 मंत्रियों की मूलतः इसने नियुक्ति की। जैसा कि आप जानते हैं मोहम्मद शाह का कालखंड कितना है, 1358 से लेकर 1375 ईस्वी तक। और इससे पहले बहमनी साम्राज्य के संस्थापक
अलाउद्दीन हसन बहमन का शासन था 58 तक, 1358 तक। उसकी मृत्यु के बाद मोहम्मद शाह प्रथम आए, और मोहम्मद शाह प्रथम के ही मंत्री देखा जाए सैफुद्दीन गौरी था, जिसने केंद्रीय प्रशासन के कार्य के लिए 8 मंत्रियों की नियुक्ति की थी। तो एक एक करके देखा जाए इस मंत्री को। तो इसमें पहला देखिए वकील ए सल्तनत, यह दिल्ली के मलिक या नायब के समान था, मतलब एक तरफ से देखा जाए तो डिप्टी के रूप में ये रहता था, मतलब कहा जाए सुल्तान के बाद इसका प्रमुख स्थान था। दूसरा देखिए वकील ए कुल, यह मंत्रियों के कार्य का निरीक्षण करने वाला होता था, मतलब वकील को छोड़कर, मतलब नायब यानी डिप्टी को छोड़कर। तीसरा देखिए अमीर ए जुमला, यह वित्त विभाग का अध्यक्ष होता था। वजीर ए अशरफ, विदेश विभाग एवं दरबारी मामलों का अध्यक्ष। और नजीर या नाजिर जो बोला जाता था, वो अर्थ या वित्त विभाग से संबंधित होता था। उसके बाद पेशवा का स्थान आता है। पेशवा देखिए वकील ए सल्तनत का सहायक है। वकील ए सल्तनत जो देखें, जो सुल्तान के बाद है, उसका ये सहायक पेशवा होता था। कोतवाल जो हो गया नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी, और सदरे जहां न्याय विभाग, दान विभाग एवं धर्म विभाग का प्रमुख होता था। तो इस प्रकार आप 8 मंत्रियों को देख सकते हैं। इसमें पेशवा का पद है जो मोहम्मद तृतीय के समय महमूद गवा के हाथ में आया था, और यह देखा जाए तो एक तरफ से प्रधानमंत्री का ही पद होता था। तो इसी तरह कुछ पद में परिवर्तन होते रहते थे। एक देखिए एक टर्म है साख ए खेल। तो सुल्तान के महल तथा दरबार की सुरक्षा के लिए विशेष अंगरक्षक सैनिक दल था, जिसको साख ए खेल कहते थे। यह 4 विभाग या नौबत में विभाजित था, और मुख्य अधिकारी जो होते थे सर ए नौबत कहलाते थे। हम कुछ अन्य शासकों को देखते हैं, जिसमें अली आदिल शाह का नाम आता है, जो कि बीजापुर के शासक थे। बीजापुर मतलब कर्नाटक का क्षेत्र है, और ये सूफी मत से प्रभावित थे, जिसके कारण इन्हें सूफी भी कहते थे। अकबर के पहले इसने कैथोलिक मिशनरियों को अपने दरबार में बुलाया था। अगर ज्यादातर प्रश्न आते हैं क्या कि सबसे पहले कैथोलिक मिशनरी अकबर ने बुलाया था, लेकिन उससे पूर्व देखा जाए तो अली आदिल शाह ने भी अपने दरबार में कैथोलिक मिशनरियों को आमंत्रित किया था। इसने अपने पुस्तकालय का अध्यक्ष प्रसिद्ध विद्वान वामन पंडित को बनाया था, और इसके जो उत्तराधिकारी आगे चल के जो शासक बनते हैं, वे संस्कृत और मराठी भाषा को प्रश्रय देना जारी रखते थे। मतलब कहा जाता था ये एक धर्मनिरपेक्ष शासक के की तरह व्यवहार करते थे। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को देखा जाए, इन्हें अबला बाबा के नाम से पुकारा जाता है। ये संगीत के विशेषज्ञ माने जाते थे, और देखिए इन्हें अबला बाबा या गरीबों का दोस्त कहा जाता था। इन्हें जगत गुरु की भी उपाधि प्रदान की गई है। इन्होंने किताबे नौरस की रचना की थी। ध्यान रखिएगा इनका रचना क्या है, किताबे नौरस, जो गीतों के विभिन्न रागों का वर्णन करता है इसमें। और इन्होंने नौरसपुर नाम से अपनी राजधानी भी बनाई थी, तो ये एक ध्यान रखना है। और यह देखा जाए महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध संत विठोबा जो है, मतलब कृष्ण के अवतार माने जाते हैं, कि उपासना के क्षेत्र पंढरपुर में अनुदान भी दिया था। यानी पंढरपुर एक तरफ से देखा जाए तो विठोबा संप्रदाय मानने वाले जो विठोबा संप्रदाय के लोग हैं, जो कृष्ण भक्त है, एक तरफ से देखा जाए तो उनका तीर्थ स्थल पंढरपुर है, और वहां उन्होंने विठोबा की उपासना के लिए जो पंढरपुर क्षेत्र में निर्माण कार्य होता था, तो उसमें उन्होंने अनुदान भी दिया है। आइए आगे हम कुली कुतुब शाह को देखते हैं, जो कि हैदराबाद शहर की भी स्थापना किए थे, और हैदराबाद में 4 मीनार का भी इन्होंने निर्माण करवाया था। तो देखिए कुली कुतुब शाह गोलकुंडा के सुल्तान हैं, और गोलकुंडा में जैसा कि आपने पढ़ा कि कुतुब शाही वंश की स्थापना हुई थी। इन्होंने 1591-92 में हैदराबाद के बीच 4 मीनार बनाई। चारों दिशाओं में ऊंचे मेहराब है, और यह 4 मंजिला है, और प्रत्येक की ऊंचाई 48 मीटर है। और कुली कुतुब शाह ने ही हैदराबाद शहर की स्थापना की थी, यानी इसको बसाया था। अब यदि आपको पूछा जाए हैदराबाद राज्य की स्थापना को स्वतंत्र रूप से कौन किया, तो वो देखिएगा उत्तर मुगल में चिंगलिज खां या निजामुल मुल्क का नाम आता है, उन्होंने किया था। लेकिन हैदराबाद शहर किसने बसाया, तो हैदराबाद शहर का निर्माण अगर कराया जाए तो देखा जाए तो कुली कुतुब शाह ने करवाया था। तो ये ध्यान में रखना है। और एक प्रसिद्ध इमारत है गोल गुम्बज,
और गोल गुंबज कहा जाता है। यह सुल्तान आदिल शाह का मकबरा है और यह 1680 में बनाए गए एकल विशाल गुंबद के चारों कोने पर बनी ऊंची मीनार गुंबद को संतुलन प्रदान करती है। ये मतलब इसके स्थापत्य को ये बता रहा है। लेकिन जहां तक कि अन्य स्रोत का बात है तो यहाँ देखा जाए 1680 लिखा हुआ है गोल गुंबद का निर्माण, जबकि 1623 में यह बनना प्रारंभ हुआ था और 1656 या 57 तक बन के यह तैयार हो गया था। लूसेंट में 1680 लिखा हुआ है, तो ये ध्यान रखिएगा, मूल तथ्य को देखा गया है। ये गोल गुंबज जो है मकबरा है सुल्तान आदिल शाह का और इसके वास्तुकार दाबुल के याकूत है। दाबुल ईरान में पड़ता है। ईरानी वास्तुकार याकूत के द्वारा यह बनाया गया है और इसकी एक मुख्य विशेषता है कि इसके केंद्रीय कक्ष में कोई भी वस्तु जब गिरती है तो उसकी ध्वनि जो है 7 बार गूंजती, मतलब एक हल्का पिन भी गिर जाएगा तो वो भी 7 बार गूंजेगा। तो यहाँ पर देखिए मुख्य कक्ष के एक और मात्र फुसफुसाहट से दूसरी छोर पर आवाज स्पष्ट सुनी जा सकती है। तो यह इसकी विशेषता है। इस प्रकार आपने बहमनी साम्राज्य को देखा और बहमनी साम्राज्य के महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप बार बार ध्यान में रखिए और इससे संबंधित प्रश्नों को हल करने की कोशिश कीजिए। आज के लिए इतना ही, कल हम फिर एक नई क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।